हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब। आज हम लोग बेसिकली जो हम लोग ने नाइन्थ क्लास में जो पहला चैप्टर है आप लोग के बायोलॉजी का, जो आपकी क्या है, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, वो हमने पूरा लेक्चर देख लिया है। ठीक है, बेसिकली हमने 3 वीडियो उसके रिगार्डिंग अपलोड किए हैं, जिसमें हमने पूरा का पूरा उसका आप जो भी डिटेल्स है आपके पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया है, और भी जो भी आपके बाहर से जितने स्टेप बाय स्टेप उसके सारे उसमें नोट्स आपके अवेलेबल है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। आप लोग पहले उसको देख लीजिए। जो भी है आप लोग आए हैं तो सबसे पहले वो 3 वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग इस प्रैक्टिस सेशन में है। ठीक है, आज हम लोग का क्या है, उस प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी आपके अति लघु है, लघु दीर्घ है, इस तरीके से सारे आपके क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, किस तरीके से लिखना है वो हमने इसमें बताया है। फिर आपका है कि इसमें बहुत सारे मैंने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हुए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अभी से क्या होता है ना, प्रैक्टिस करते चलिएगा तो बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग आगे चल के एक तो अपने 9th क्लास के एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, और अभी से पढ़े हुए रहता है तो क्या होता है, आप आगे चल के बहुत ही जो भीड़ है ना एक कि आप कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाते हो, क्योंकि आपको पहले से सब मालूम है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा आगे 10th के आगे, आप जो भी परस्यू करना चाहते हैं, किसी भी तरीके के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अभी से इस तरीके की प्रैक्टिसेस रहेगी तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें करना। और आपके 12th में यानी 10th में भी जो बोर्ड है आपको, इसमें आपके 9th से प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें आपको कुछ नया नहीं लगता है। आप बहुत ही इजीली स्मूथली बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत के अच्छे तरीके से क्या होता है, हम लोग आप बहुत ही इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बेसिकली मैंने जितना भी बताया कि पहले आप लोग वो 3 वीडियो देख लीजिए, यानी जो भी आपके पहले रिगार्डिंग डाले हुए हैं, और नहीं तो पहले से पढ़ा हुआ है तो साथ में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्या है, हम लोग बेसिकली कोशिका, ठीक है, जो कोशिका चैप्टर है आपकी जीवन की मौलिक इकाई 9th क्लास की सबसे पहला चैप्टर बायोलॉजी का आपका कोशिका है, जिससे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें पहले हमने लिया है कि जो आपके एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन है ना वो मैंने लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में क्या है, आपका जो भी पूछे सबसे पहले हम लोग उसको हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से ही आती है क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग उसी से लेके चल रहे हैं, और आपका क्या है, जो भी प्रैक्टिस दिया है उसी से कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो रिटन है यानी कि जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उसके देखते हैं क्या है। सो समझिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है आपका, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करें। ठीक है, क्या बोला गया है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना करें। ठीक है, अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा आपको सब ये पहले मैंने उसमें करा चुका है। ठीक है, हमने उसमें कराया हुआ है, तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। आपको ये मिलेगा क्या है, ये पादप एवं जंतु कोशिका में क्या है अंतर मैंने लिखा है। यहाँ पे आप उत्तर देकर लिख सकते हो। ठीक है, कि पादप एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित अंतर है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो निम्नलिखित में ऐसे 2 कॉलम बना लीजिए, जंतु कोशिका का और पादप कोशिका का। ठीक है, इस तरीके से हमने बीच में ये कॉलम बनाया है, और जो जो पॉइंट्स है उसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, आपको पता है ना पादप कोशिका में क्या होता है, सबसे ज्यादा पादप जो प्लांट है और जो एनिमल है वो किस बेसिस पे अलग किए जाते हैं आपके। सबसे पहले हमारा यही बेसिस होता है कि क्या होता है, जो पादप होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और खाना स्वयं बनाते हैं वो कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो वो ऑफकोर्स प्लांट कुछ ना कुछ अलग तरीके से होगा ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो सेल है उसमें कुछ अलग वो सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग रखेंगे, जो और अलग जंतु कोशिका में या और कोशिकाएं में नहीं पाई जाती है। तो पादप कोशिकाओं में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या होता है आपके पास, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्या, इसको क्या बोलते हैं, हरित लवक। यही आपका हरित लवक बोलो। ठीक है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट सेम है, लेकिन जंतु कोशिका में होता है क्या हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, नहीं होता है। ठीक है, इसलिए नहीं बोला गया यहाँ पे। आकार व आकृति निश्चित करने के लिए कोशिका भित्ति होती है। क्या बोला गया है यहाँ पे, आपका आकार एवं आकृति को निश्चित करने के लिए क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति होती है। हमने बताया हुआ आप लोगों को, पहले पढ़ोगे तो क्या होता है, प्लांट कोशिका आप हमेशा इस फॉर्म में देखोगे,
ठीक है, या तो देखेगो तो इस तरीके से देखोगे, ठीक है। तो ये निश्चित आकार बन रहा है ना, वही जंतु कोशिका का क्या है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो कभी ऐसे, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, जंतु कोशिका मिलती है आपकी, ठीक है। तो जो निश्चित आकृति है वो कौन बनाती है हमारी, कौन बनाएगी, कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति क्या है, एक दीवार है। कोशिका भित्ति क्या है, दीवार है, समझो तो ईंट की दीवार है, तो ईंट की दीवार को आप जैसे चाहो वैसे मोड़ सकते हो क्या, नहीं। हमारी वही कोशिका भित्ति आपके यहाँ तो नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। लेकिन वही क्या होता है, जो हमारे जंतु कोशिका है सिर्फ कोशिका झिल्ली की बनी हुई है, ठीक है। इनमें कोशिका झिल्ली भी होती है, ये तो सबको मालूम है ना, क्योंकि कोशिका झिल्ली सब में पाए जाते हैं। अब पादप में क्या होते हैं कि आपके बाहर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है जिसका नाम आपकी कोशिका भित्ति है, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली जो जंतु कोशिका में जिस तरीके से रहता है तो वो क्या है, लचीली है, ठीक है। लचीली होने से कारण उसको आप किसी भी शेप में कर सकते हो, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से कोई भी शेप में आ जाता है, इसलिए इस तरीके से वो पाया जाता है। जैसे इसको आप आप इसको किसी कपड़े का मकान बोल सकते हो, ठीक है, जिसको आप जब चाहो जिस तरीके से मोड़ सकते हो। लेकिन ईंट की दीवार को मोड़ सकते हो क्या, नहीं ना। तो बस यही है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है, तीसरा पॉइंट, रिक्तिका उपस्थित एवं बड़ी होती है। इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे ना आपको, जैसे आप पहले देख लेना कि 3 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, ठीक है। 5 मार्क्स में आप इतना लिख लेना, 3 मार्क्स का है तो कोई 3 पॉइंट ही लिख दो, वो आपको हो जाएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट्स लिखो, इस तरीके से आपके ये दीर्घ, लघु, अति लघु सब चल रहे हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स में आप इसको आंसर दे दो, ठीक है। तो रिक्तिका उपस्थित एवं कैसी होती है, बड़ी होती है। मैंने बताया था रिक्तिका मतलब क्या होता है आपका, रसधानी, क्या होगा, रसधानी, ठीक है। तो रसधानी के बारे में क्या है आपका, कि आपको बताया हुआ है कि अगर ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है, उसमें इतना बड़ा आपका क्या हो जाता है, रिक्तिकाएं होती है। तो आपकी 90%, कितना, 90% जो है वो आपका रिक्तिका, ठीक है, यानी कि राजधानी आपके प्लांट सेल को कवर की हुई होती है, ठीक है। लेकिन वही जो अब यहाँ पे क्या है, आपको मालूम है कि जंतु कोशिका में क्या होगा, या तो आपकी रिक्तिका पाई नहीं जाएगी, और अगर पाई जाएगी तो क्या होगा, आपका बहुत ही छोटी छोटी पाई जाएगी। जैसे ये मैंने जंतु कोशिका बनाया तो रिक्तिका बहुत ही क्या होगी, छोटी छोटी होगी, ठीक है, यानी राजधानी बहुत ही छोटी पाई जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट होता है। चौथा क्या है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आपके प्लांट सेल में क्या होते हैं, लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं, आपको मालूम है कि लाइसोसोम क्या है, एक तरीके के पाचक रस की थैली है, ठीक है। पाचक रस की थैली है मतलब क्या, आपको जो भी आप खाना खा रहे हो तो उसको फाइनल डाइजेशन के लिए जो सेल में डाइजेशन होती है, यानी कोशिका में जो डाइजेशन होती है, वहां पे जाके जो पाचक करने के लिए कौन होंगे आपके पास, ये लाइसोसोम है, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है ना, ये तो वो करेंगे ना जो बाहर से खाना ले रहे हैं, ठीक है। अब प्लांट को मालूम है कि वो अपना खाना तो क्या होता है, स्वयं बनाता है, उसको किसी के फॉर्म में डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो खाना खुद बना रहा है तो वो खुद ब खुद आपका ये डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। उसको ऐसी ज्यादा कुछ लाइसोसोम की जरूरत, आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या उसमें नहीं पाया जाता, और पाया भी जाएगा तो बहुत ही कम क्वांटिटी में पाया जाएगा, ठीक है। और जंतु कोशिका में तो लाइसोसोम पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि अब मैंने अभी जस्ट बताया कि हमको क्या है, खाना पचाने के लिए ये चाहिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, कोशिकाएं मुख्यतः कैसी है आपकी, चतुष्कोणीय होती है, जो मैंने अभी जस्ट बनाया, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है आपकी चतुष्कोणीय है ना, 1 2 3 4, ये क्या हो गया आपका, चतुष्कोणीय कोशिकाएं हो गई, ठीक है। इसकी क्या है, विभिन्न आकार की होती है, जो मैंने अभी जस्ट बनाया कि या तो आपकी इस प्रकार की नजर आएगी, या तो आपको इस प्रकार की नजर आएगी, या कभी इस प्रकार की नजर आती है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे शेप के आपको जंतु कोशिका नजर आती है। तो ये रहे हमारे क्या, आपके पादप जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, ठीक है। तो आप लोग अगर 5 पॉइंट में आएंगे तो ये 5 पॉइंट्स वाले आंसर देने हैं, ऐसे ही देने हैं हमेशा, ठीक है, कि निम्नलिखित प्रकार से ऐसे कॉमन कॉलम बनाइए और दोनों साइड में अपना ये लिखकर इस तरीके से हमेशा आंसर लिखा के, जो बहुत ही सुंदर रहता है और बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और जितने पॉइंट्स होने चाहिए उतने ही मिलते हैं आपको, ठीक है। फिर अगर 3 मार्क्स का आया तो 3 मार्क्स के पॉइंट आप 3 पॉइंट दे दो, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब क्या है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है। क्या बोला यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार से भिन्न होती है।
तो आपको मालूम है ना, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मैंने पढ़ाया हुआ, ठीक है। आपको समझ में आया तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, अब बाकी नहीं देखना तो यहाँ पे हम लगभग आपके ये डिटेल्स दिए हुए हैं, वही समझा दे रहे हैं, ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है आपका। सो देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एवं यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है वो समझिए। ऐसे अगर नॉर्मली समझना चाहते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जो आपके धरती पे, ठीक है, आपके धरती पे यानी जीवन की उत्पत्ति जब हुई थी तो सबसे पहली जो कोशिका बनी थी वो कौन बनी थी, आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ही बनी थी। तो वो पहले की है प्रो मतलब क्या है आपका पहले की, और कैरियोटिक वर्ड है आपके न्यूक्लियस से, ठीक है, यानी केंद्रक से। तो यानी इसकी केंद्रक कैसी है आपकी, विकसित नहीं है। इसकी केंद्रक कैसी है, प्रो है, तो क्या है, अच्छे तरीके से विकसित नहीं होगी, विकसित केंद्रक नहीं है, ठीक है। और वही यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, वास्तविक केंद्रक, क्या होता है, वास्तविक केंद्रक यहाँ पे मौजूद होता है। तो इस तरीके से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आप समझ सकते हो। अब इसके अंतर देखते हैं, यहाँ पे भी सेम है, अगर 5 नंबर में है तो ये 5 पॉइंट्स वाले लिखने हैं, 3 नंबर्स में है तो 3 नंबर वाले लिखने हैं, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एवं यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती है, कितना 1 to 10 माइक्रोमीटर है, ये याद नहीं रखना उतना, बट छोटी होती है, ठीक है। इसके आकार में कैसी होती है, ये बड़ी होती है, क्योंकि ये पहले कोशिकाएं आई है ना, तो बहुत छोटी छोटी मिलती है। यूकैरियोटिक हम लोग में जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी वाली होती है, यूकैरियोटिक वाली होती है। तो यूकैरियोटिक कैसी होगी, बड़ी होगी, ठीक है। कोशिका का केंद्रीय भाग कैसा होता है, आपका केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका हुआ नहीं होता, ये आपके दूसरे पॉइंट्स के ही हैं, ठीक है। क्या होता है, कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका नहीं होता है। इसका क्या है, ये इसका देखिए कोशिका इस प्रकार से है, ठीक है, और इसका जो केंद्रीय भाग है वो गुणसूत्र ऐसे रहता है, और कोई भी आपकी झिल्ली नहीं होती है, कोई भी झिल्ली नहीं होती है, ठीक है, आपके अच्छे। वही अगर आप इसका केंद्रीय भाग देखोगे, ठीक है, तो क्या होता है, अगर ये आपकी, तो इस प्रकार से आपकी डबल लेयर कोशिका आपकी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। क्या होती है, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर झिल्ली से ढकी हुई होती है। इसी रीजन से क्या होता है ना, इसको बोला जाता है यूकैरियोटिक, यानी इसके पास वास्तविक केंद्रक है, इसके पास क्या है, वास्तविक केंद्रक है, लेकिन इसके पास ऐसा विकसित केंद्रक नहीं है, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो आप यहाँ पे इसके अंदर इसकी गुणसूत्र है, ठीक है, यानी कि आपके क्रोमोसोम्स। फिर क्या है, केंद्रक अनुपस्थित एक गुणसूत्र उपस्थित होता है। तो देखो न्यूक्लियर झिल्ली तो नहीं है, तो इसके कारण क्या बोला जाता है इसको, कि इसके पास केंद्रक नहीं होगा, अनुपस्थित होगा, तो ठीक है। बस सेंटर में ऐसे ही आपके क्या होते हैं, एक गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं, एक गुणसूत्र होते हैं। तो देखो गुणसूत्र की संख्या बस एक है, जो इस तरीके से मैंने बना दिया है, ठीक है, इस तरीके से आप बनाओ तो धागे की तरह, तो आपके ये गुणसूत्र हो गए। और केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, केंद्रक उपस्थित है और एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे केंद्रक उपस्थित है, वेल डेवलप्ड है, वास्तविक केंद्रक है आपका, और अच्छे तरीके से इसमें क्या है, गुणसूत्र की संख्या भी ज्यादा है, और आपके क्या होते हैं, बहुत सारे आपके यहाँ पे न्यूक्लियोलस वगैरह भी होती है, ठीक है, यानी और भी बहुत सारे सबस्टांस आपके केंद्रक में होते हैं। फिर चौथा पॉइंट क्या है, झिल्ली द्वारा घिरे अंगक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यानी यहाँ पे जो आप बनाओगे, ठीक है, यानी मान लीजिए मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका बनाया, ठीक है, तो बस क्या करेंगे हम, सेंटर में एक आपका ये केंद्रक तो एब्सेंट होता है, बस क्या होता है आपका ये गुणसूत्र होता है, वो भी संख्या में कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, आपके राइबोसोम पाए जाते हैं, क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम, और कुछ नहीं है इसके पास, बस इतना ही, एक डीएनए है यानी कि आपका गुणसूत्र, फिर आपके राइबोसोम, और बाहर की कोशिका झिल्ली, और कुछ भी इसके पास नहीं होता है, यानी कोई भी झिल्ली द्वारा घिरे अंगक नहीं मौजूद होते हैं। वही आपके इसके पास ऐसा नहीं है, झिल्ली द्वारा घिरे हुए अंगक मौजूद रहते हैं। यानी पहले तो वेल डेवलप्ड क्या हो गया, केंद्रक हो गया,
ये हम यहाँ पे डबल लेयर केंद्रक बना रहे हैं, ठीक है। जो पढ़े हुए होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया। और फिर क्या है आपके बहुत सारे, जैसे कि क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, फिर क्या बना दिया आपके क्लोरोप्लास्ट बना दिए, ठीक है। ये मैंने इससे लगे हुए आपके अंतःप्रद्रवी जालिका बना दिया, जिसपे मैंने खुरदरी बना दिया, ठीक है। यानी कि आपके खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बन गया, ये आपकी गोल्जी बॉडी बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेम्ब्रेन वाले क्या हो गया, बहुत सारे लाइसोसोम हो गया, आपके राइबोसोम भी हो गए, ठीक है। इस तरीके से तो ये आपके बन गए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो कोशिका को, एक यहाँ पे कोशिका को देखो, है ना, बहुत अंतर है। ये आपकी क्या है, यहाँ पे लग रही है कि ये वेल डेवलप्ड है, बाद में आई हुई कोशिका है। पहले जो बनी है वो क्या है, आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुणसूत्र हैं, आपके राइबोसोम्स हैं, ठीक है। और कुछ थोड़े बहुत खाने के पदार्थ होते हैं और कुछ नहीं होते। यानी यहाँ पे झिल्ली झिल्ली द्वारा घिरे हुए अंगक अनुपस्थित है, यहाँ झिल्ली द्वारा घिरे हुए अंगक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो देख लिया यहाँ पे। पांचवा क्या है, हमेशा एक कोशिकीय जीवाणु, एग्जाम्पल है इसका, क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीवाणु, हमेशा सिंगल सेलुलर जो भी आपके है वो होते हैं। जीवाणु यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी जितने भी हैं आपके प्रोकैरियोट्स वो हमेशा क्या होंगे, एक कोशिकीय, हमेशा क्या होंगे, एक कोशिकीय होंगे। और वही हमारी ये जो है क्या होंगे, या तो एक हो सकते हैं या तो बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं। क्या बोला यहाँ पे, सो देखो यहाँ क्या है, एक एवं बहुकोशिकीय क्या होते हैं, जीव पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकीय जीव होगा, क्योंकि वो पहले वाले जीव आए हैं तो एक ही होंगे ना, ठीक है। और वही आपके इसमें क्या है आपके, कि या तो एक भी हो सकता है जो आपके वेल डेवलप्ड हो सकता है, यानी एक कोशिकीय सेल, देखो एक ही कोशिका है ना, उसमें तो बहुत सारे वेल डेवलप्ड है ना सारे के सारे ऑर्गेनिज्म। और या तो बहुकोशिकीय जीव, यानी ऐसे बहुत सारे कोशिका मिला के, यूकैरियोटिक सेल मिला के आपके जीव बनेंगे। तो ये हो गया आपके यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, जैसे पूछा जाएगा वैसे, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे प्लाज्मा है, ठीक है, ये प्लाज्मा है। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए, क्या हो जाए, फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पे, सो समझिए, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। आप देखो इसको, ये प्लाज्मा झिल्ली हो गई, ठीक है। इसमें क्या है आपके बहुत सारे कोशिका द्रव्य है ना, ठीक है। बीच में क्या है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, वो तो है आपको पता है। इतना मालूम है ना कि ये जो कोशिका झिल्ली है ये क्या है, ये जो कोशिका झिल्ली है, ठीक है, इसमें अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य है, क्या है, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका झिल्ली से घिरे हुए क्या है आपका, कोशिका द्रव्य को अगर रोकना है, बांधे हुए रखना है, तो कोशिका झिल्ली बहुत ही आवश्यक है। और कोशिका द्रव्य रहेगा तभी क्या होंगे, आपके सारे उपापचयी क्रियाएं होंगी। उपापचयी जो नहीं भी पढ़े हुए होंगे ना, वो उनको भी बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही हम अच्छे से धीरे धीरे डिटेल करके लेके चल रहे हैं, तो अच्छे से बैठे रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है। उपापचयी क्रियाएं जो है क्या होंगी, सारी की सारी उपापचयी क्रियाएं किसके अंदर होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर होती है, ठीक है। और बहुत जरूरी है, कोशिकाएं आपकी उपापचयी क्रियाएं होंगी तो क्या होगा, कोई भी कोशिका क्या होगी, जीवित होगी। क्या भी होगी, कोशिका आपकी जीवित रहेगी, ठीक है, जीवित रहेगी। यानी आपकी कोशिका द्रव्य बहुत जरूरी है, उसी के अंदर क्या है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे। यहाँ पे क्या बोल दिया, अब बताओ, इतना सब कुछ पता चल गया है तो क्या होगा, बोला प्लाज्मा झिल्ली फट जाए, ये क्या हो जाए, फट जाए, टूट जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा फिर, ठीक है। तो अब बताओ ना क्या होगा। आपको मालूम है इस कोशिका द्रव्य को बांधे रखने के लिए हमको कोशिका झिल्ली की आवश्यकता है। अब ये टूट जाए, टूट गया तो क्या होगा, सारा का सारा कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ना। कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगा आपका, बाहर स्रावित होने लगेगा, यानी बाहर आ जाएगा, ठीक है।
ये क्या हो गया, बाहर सिक्रीट होने लग गया, सिक्रीट हो गया तो पूरा फट गया, यानी आपके सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स इधर आपके बह गए, खराब हो गए। और क्या होगी, उपापचयी क्रियाएं होंगी क्या, अब तो नहीं होगी, क्योंकि सारे कोशिका द्रव आपके फैल चुके हैं। तो आपका क्या होगा, बेसिकली आपकी पूरी की पूरी कोशिका की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे लिखा है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो कोशिकाओं के भीतर होने वाली क्रियाएं संभव नहीं है ना। फट जाएगा तो क्या होगा, संभव नहीं होगा। अतः कुछ समय में कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, यानी कि मृत्यु हो जाएगी इस कोशिका की। अब ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इसका क्या करते हो, कोशिका झिल्ली फट तो या फट जाता है तो यानी चोट लग जाती है। यानी जब भी हमारे सेल में चोट लगता है तो इसी प्रकार से होता है, यानी कोशिका झिल्ली टूट जाती है और आपके क्या हो जाते हैं, ये बाहर आके ये कोशिका मर जाती है, ठीक है, डेड हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे धीरे धीरे सारा चीज भी लिख दिया। आपको कभी डिटेल में या कुछ अच्छे से समझाना हो ना, और भी रिप्रेजेंटेशन अपना अच्छा रखना हो, तो इस तरीके से आप इमेज बना के इस तरीके से एरो से आप लिख सकते हो, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। आगे लिखा है आपका, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिकाओं के जीवन में क्या होगा। क्या बोला गया आपका, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। आपको पता गोल्जी उपकरण क्या है, मैंने सब बताया हुआ है, ठीक है। तो गोल्जी उपकरण के काम क्या है, ठीक है। गोल्जी उपकरण के काम क्या है आपको पता है, ये क्या है हमारा कोशिका, ठीक है। ये कोशिका में क्या हुआ, केंद्रक, केंद्रक से लगे हुए क्या है आपके, ये इस तरीके से गोल्जी उपकरण, ठीक है, ये है। यहाँ से क्या लगा हुआ है इस तरीके से, ये है आपकी अंतःप्रद्रवी जालिका, मालूम है ना सबको, इस तरीके से। तो ये जो दो चीजें हैं ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये तो आपकी रह गई गोल्जी उपकरण। तो जो गोल्जी उपकरण है उसका काम क्या है, तो गोल्जी उपकरण चिकने और चपटे समूह के रूप में केंद्रक के पास उपस्थित होता है। देखो ये केंद्रक है, ठीक है। चपटे समूह, चपटा है ना, ये आपके इस तरीके से चपटे समूह के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से चपटे समूह के रूप में पाए जाते हैं केंद्रक के पास। इनके काम क्या है, ये प्रायः समानांतर पंक्तियों में एक ढेर के रूप में होते हैं। देखो समानांतर, इसको क्या बोला गया है, समानांतर ही ना, तो ये समानांतर पंक्तियों में रहते हैं और श्रवण का कार्य करते हैं, बहुत सारे चीजों का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। बहुत सारे कुछ भी सिक्रेट हो रहा है आपके, तो एंजाइम वगैरह आपके सब ये सिक्रेट करने का कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है आपका, कोशिका में संश्लेषित पदार्थों का पैकेट बनाकर, क्या बनाकर, पैकेट बनाकर कोशिका के अंदर व बाहर के लक्ष्यों को भेजना, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से खाना बनाकर या तो कोशिका के अंदर भेजेगा या तो कोशिका के बाहर। ये क्या हो गया, आपके अंदर ही हो गया, कोशिका के अंदर भेजेगा या तो कोशिका के बाहर भेजेगा। तो इसने किया क्या, जो भी आपके संश्लेषित पदार्थ होते हैं कोशिका के अंदर, जो भी संश्लेषित पदार्थ होते हैं वो पैकेट बनकर, क्या बनके, पैकेट बनकर कोशिका के अंदर व बाहर, यानी मान लिया जाए इसने क्या कुछ खाना बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बाहर एक आवरण चढ़ाकर इसको क्या कर देगा, बाहर या तो अंदर भेज देगा। ये काम सा किसका काम है, पैकेजिंग का काम है, आपको पता हुआ बताया हुआ है ये गोल्जी बॉडी का, ठीक है। यह लाइसोसोम को बनाने में भी सहायक होता है। यानी जो आपका गोल्जी बॉडी है ना, यानी गोल्जी उपकरण, ये और क्या बनाता है आपका, इसी तरीके से क्या बनाएगा, लाइसोसोम, क्या बनाएगा, लाइसोसोम, जिसके अंदर क्या होगी, आपकी सारी पाचक रस होगी, ठीक है। इस तरीके से पाचक रस हो गया। नेक्स्ट काम क्या है इसका, यदि गोल्जी उपकरण कोशिकाओं का पैकेज बनाकर अंदर बाहर स्थानांतरण तथा लाइसोसोम बनाने का कार्य नहीं होंगे। यहाँ पे क्या बोला, यदि गोल्जी उपकरण ना हो, ठीक है, ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा, तो आप देख लो क्या होगा, ठीक है। यानी कि अगर ये सब गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो क्या होगा, आपके सारे संश्लेषित नहीं होगा, कोई भी पदार्थ का पैकेजिंग नहीं होगा, लिपिड का सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, कोई भी ये सब जितने भी कार्य है जो आपके कोशिकाओं में, जैसे पैकेज बनकर अंदर व बाहर स्थानांतरित करना, लाइसोसोम का बनाना, ये सब कार्य क्या होंगे, नहीं होंगे, ठीक है, अगर गोल्जी उपकरण ना हो तो। यहाँ पे समझ में आ गया, 5 आपके 3-4 नंबर में रहेगा तो इतना लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, कोशिका कौन सा अंगक बिजली घर कहलाता है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर कहलाता है और क्यों। तो यहाँ पे क्यों का क्या है आंसर,
सो देख लो, आपको बताया हुआ है, बहुत बार बताया हुआ, आपको याद भी रहता है लोगों को कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, बिजली घर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोहरे आवरण से घिरा होता है और इनमें क्या होता है, कोशिका के भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या मिलती है आपकी, इसे इस लाइन को पूरा कर लीजिए, जिससे जिसके फलस्वरूप क्या होता है, कोशिका के भोज्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे एटीपी, जिससे क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है एवं इस एटीपी से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या होता है, एक तो दोहरी झिल्ली वाला आवरण है, ये तो समझ में आता है सबको। ये क्या होता है, कोशिकाओं, बिजली घर है कोशिका का। दूसरा क्या है, इसमें क्या होता है, कोशिका के भोज्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, उसके फलस्वरूप क्या मिलता है हमको, एटीपी। क्या मिलता है? एटीपी मिलता है। ठीक है, और एटीपी का निर्माण होता है एवं क्या होता है आपका, उससे ऊर्जा, उससे क्या होता है, हमको ऊर्जा मिलती है। इसी रीजन से क्या है, हमको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, बिजली घर बोलते हैं। क्या बोला गया है आपका, सेल का बिजली घर। क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली घर होता है वो क्या करता है, आपकी बिजली पहुंचाने की कार्य करती है ना, उसी बिजली से हम लोग सारा यूज करके सारे अपने कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या है, हम लोग हमारे शरीर के अंदर जो, हमारे अंदर जो बिजली पहुंचाने का कार्य हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो आप खाना खा रहे हो, उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होके हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। उस एटीपी को हम लोग ऊर्जा के फॉर्म में बदलकर सारे कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए। अब क्या है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? देखो, आपको मालूम है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। और लिपिड तथा प्रोटीन की बनी हुई होती है तो उसका संश्लेषण कहाँ होता है, ये पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे आंसर दे रहा है दो चीजों का। एक तो पहले ये बता दिया कि आपकी जो कोशिका है, जो कोशिका झिल्ली है, वो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। अब ये बताओ कि लिपिड एवं प्रोटीन बनती कहाँ है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले प्रोटीन कोशिकीय द्रव्य में पाई जाने वाले खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा संश्लेषित होती है। किसके द्वारा होती है? खुरदरी। किसके द्वारा? आपकी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। आपको मालूम है ना, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और जो लिपिड का संश्लेषण है वो कौन करती है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, द्वारा कार्बनिक कणों का होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके, यानी लिपिड चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका से आपकी जो ये प्रोटीन है वो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका से बन गया ना। ये प्रोटीन व लिपिड ही कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आपके पॉइंट्स में आंसर मिल गया ना इस क्वेश्चंस के, और बहुत ही अच्छा, देख सकते हो आप इस तरीके से लिखोगे तो कितना सही आंसर है। ठीक है, फिर क्या है आपका क्वेश्चन, विसरण व परासरण में क्या अंतर है। ठीक है, विसरण व परासरण में क्या अंतर है। मैंने विसरण एवं परासरण जब पढ़ाया था तो ये बताया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे आपके मालूम बताए थे, गए थे ये विसरण परासरण। ठीक है, विसरण एवं परासरण में क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो, विसरण क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन होना। ठीक है, क्या बताया गया है आपका विसरण के बारे में, मैंने पहले भी बताया है। विसरण आपका क्या है, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे क्या है, उच्च सांद्रता है। क्या है आपकी, उच्च सांद्रता है। इधर क्या है,
निम्न सांद्रता है। तो कहाँ होगी, वो भी किसकी सांद्रता, वाटर की, किसकी, वाटर की, ठीक है। यानी कि जल की सांद्रता तो कहाँ से आएगी, इधर इस तरीके से आपकी क्या होगी, बाहर आएगी। तो क्या होता है, इसको विसरण बोला जाता है। वही विसरण अगर किसके थ्रू हो, कोशिका झिल्ली के थ्रू हो, तो वो क्या कहलाता है, परासरण। सिंपल इतना ही अंतर है। वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल यानी विलायक का अणु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। आपका परासरण क्या कहलाता है, जो विलायक है यानी जो जल है उसका वर्णात्मक झिल्ली द्वारा, ठीक है, उच्च सांद्रता से निम्न, यहाँ पे भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे अंतर क्या गया कि यहाँ पे एक झिल्ली हमको चाहिए, एक वर्णात्मक झिल्ली, यानी कि आपकी जो अर्धपारगम्य झिल्ली है यानी कि कोशिका झिल्ली है वो आपको चाहिए। उसके थ्रू अगर होगा कोई भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, वो भी किसका, जल का। सिर्फ और सिर्फ विलायक ही यहाँ पे मूव करते हैं, आपके विलयन या विलय नहीं मूव करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परासरण। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, यह दोनों पदार्थों की सांद्रता का समान कर देता है। यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को क्या कर देता है, समान कर देता है। क्योंकि आपको मालूम है कि ठीक है ये एक जगह है, ये एक जगह है, दोनों को ये कर दिया तो यहाँ से मॉलिक्यूल यहाँ मॉलिक्यूल चले जाएंगे और क्या हो जाएंगे आपके दोनों सांद्रता, जब तक कि मूव करेगी जब तक कि ये बराबर ना हो जाए, ठीक है। यहाँ दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है। ये भी दोनों वही होता है आपका। बेसिकली ये दोनों क्या है आपके, जब कंसंट्रेशन डिफरेंस डेवलप होता है यानी कि कोई भी सांद्रता का डिफरेंस आता है कि उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता कहीं पे भी बन रहा हो, तो आपके उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चीजों का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो आपको यही, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का बराबर ना हो जाए, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में क्या होता है, संभव होता है। आपका जो विसरण है वो ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, ठीक है। द्रव तो दिखता ही है कि आप ये जैसे यहाँ पे ये मैंने बताया, ठीक है, कि दो बीकर ले लो, बीच में से आप इसको बंद कर दो, ठीक है, इस तरीके से, और एक में चीनी पानी का घोल घोल दो, एक में सिर्फ और सिर्फ पानी रहने दो। तो क्या होगा, आपका पानी इधर से इधर मूव करेगा और आपका क्या होगा, जब तक मूव करेगा जब तक कि बराबर ना हो जाए। तो द्रव हुआ। ठोस में क्या होते हैं, आपके बहुत सारे ठोस भी मूव करते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, जैसे कि आपका शीशा होता है, ठीक है, शीशा में मूवमेंट होती है आपकी टेम्परेचर के कारण होती है उसमें। यहाँ पे इसका क्या है आपका, सो देखो ये क्या होता है। और दूसरा गैस में, गैस में कैसे समझोगे कि बहुत सारे परफ्यूम वगैरह है ना, यहाँ पे मैंने समझो कि यहाँ पे जस्ट अभी परफ्यूम छिड़का, ठीक है, तो क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा है सांद्रता, तो ये यहाँ से दूसरी जगह पे फैलेगी और पूरे इस तरीके से पूरे रूम में फैल जाएगी, तो ये सांद्रता क्या हो जाएगी इसकी बराबर। तो गैस की भी हुई ना, तो ये विसरण कहला है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, द्रव्य माध्यम में होगा, क्योंकि इसके लिए हमेशा क्या चाहिए, एक कोशिका झिल्ली चाहिए, तभी ये मूव करेगा। और वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या मूव करते हैं, जल यानी कि विलायक मूव करते हैं। तो आपके यही होंगे, ठीक है। अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यानी अपनी सांद्रता के अंतर के आधार पर, यानी जिसको जहां मूव करना होगा, ये इसके जो विलय यानी इसके जो पदार्थ के कण है ये मूव करते हैं। लेकिन इसका क्या है, केवल एवं केवल क्या होते हैं, विलायक मूव करती है। मैंने बताया ना सिर्फ जल, यहाँ पे क्या आपके विलयन मूव कर सकते हैं, दोनों मूव कर सकता है, कि कोई भी विलायक भी मूव कर सकता है, कभी विलय भी, सिर्फ और सिर्फ विलय भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये विलय आपको बताया हुआ है ना, यानी कि जो घुलता है, यानी कि चीनी का कण, तो सिर्फ चीनी का कण मूव कर सकता है, या तो सिर्फ और सिर्फ पानी मूव कर सकता है, या तो चीनी पानी का घोल मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसकी गलती होती है, सिर्फ और सिर्फ विलायक की गलती होती है। तो ये आपके दोनों पॉइंट समझ में आ गए, विसरण एवं परासरण के, ये भी 5 पॉइंट्स में आएंगे तो लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, क्या बोला है, परासरण क्या है। देखो नेक्स्ट, अभी जस्ट परासरण देख लिया था ना क्या है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक है, यानी कि क्या, चयनात्मक या अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है, के द्वारा पानी के अणुओं की उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रण क्षेत्र की तरफ गति को क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, परासरण, ठीक है।
तो बेसिकली क्या है आपका, मैंने अभी जस्ट समझाया है कि अगर कोशिका झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है तो उसको क्या बोलते हैं, परासरण। पानी की गति उसमें घुले हुए पदार्थों पर निर्भर करती है, ये भी मैंने बताया है ना। ये आपका सेल है कोशिका, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, उच्च सांद्रता हो, बाहर क्या हो, निम्न सांद्रता हो, तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगी आपकी, इस तरीके से बाहर मूव करेगी, ठीक है। और वही क्या हो, अगर अंदर क्या हो, निम्न हो, बाहर क्या हो, उच्च सांद्रता हो, तो बाहर से क्या होगी, अंदर मूवमेंट करेगी। तो ये क्या हुआ, पानी की गति कब किस पे डिपेंड की, उसके घुले हुए पदार्थों पे ही डिपेंड की ना। तब तो कभी पानी सेल के अंदर जा रहा है तो कभी सेल से बाहर आ रहा है। तो दोनों पॉइंट समझ में आ गया अच्छा से। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो फिगर बना के, बहुत अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, ठीक है। बेसिकली ये क्या क्वेश्चन है सो समझिए, कौन सी झिल्ली वर्णात्मक प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है और क्यों। यहाँ पे क्वेश्चन था आपका, खुद ब खुद सबको आंसर देने आ रहा होगा अगर क्वेश्चन सब पढ़ रहे होंगे तो। कौन सी झिल्ली यानी किस झिल्ली को आपकी वर्णात्मक झिल्ली बोला गया है और क्यों बोला गया है। वर्णात्मक यानी कि चयनात्मक, अर्धपारगम्य जिसको बोला गया है वो मतलब है, ठीक है। तो किसको बोला गया है, कोशिका झिल्ली को बोला गया है, सबको मालूम है, ठीक है। अर्धपारगम्य यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है ये, जो कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थों को आने जाने देती है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया सो समझिए, किसको है, कौन सी झिल्ली वर्णात्मक प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है और क्यों। कौन सी झिल्ली, कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोला गया, मालूम है। और इसलिए क्योंकि यह कोशिका के अंदर या बाहर कुछ ही कणों को, क्या देखो, कुछ ही पदार्थों को यानी सिलेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, सिलेक्ट कर रही है। आपकी कोशिका झिल्ली में ये पावर है, कोशिका भित्ति में नहीं है। कोशिका झिल्ली ही है जो किसको अंदर रखना है, किसको बाहर रखना है, किसको वहीं पे छोड़ देना है, ठीक है, कि कब तुम्हारा काम है क्या नहीं है, ये सब सिलेक्ट कौन करती है, आपकी कोशिका झिल्ली। इसलिए ये क्या कहलाती है, चयनात्मक कहलाती है, वर्णात्मक कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ये सारे आपकी कोशिका झिल्ली ही कहलाती है, ठीक है। क्यों कहलाती है, क्योंकि ये कुछ ही पदार्थों को क्या होता है, अंदर या बाहर आने जाने देती है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर मिल गया इसका। नेक्स्ट क्या है, ये गोल्जी काय के दो कार्य बताओ। क्या पूछा गया है, गोल्जी कार्य के, ये आपके 3 नंबर के रहेंगे तो इतना आंसर दे सकते हो। गोल्जी उपकरण के यानी गोल्जी काय के आपके 2 कार्य बताने हैं। तो 2 कार्य कौन कौन से हैं, अभी जस्ट पढ़ा है। यह लिपिड बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। आप इस तरीके से लिख सकते हो कि गोल्जी काय के 2 कार्य क्या होते हैं, निम्नलिखित है। निम्नलिखित कौन कौन से हैं, लिपिड बनाने में क्या होता है, सहायता करता है, ठीक है। अंतःप्रदवी जालिका में संश्लेषित प्रोटीन और लिपिड का संग्रहण गोल्जी काय में किया जाता है, ठीक है, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। ये मैंने अभी जस्ट पीछे भी समझाया है आपको कि ये जो आपका क्या है, इस तरीके से पैरेलली अरेंज किया है आपका, ये गोल्जी काय है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए इधर से आपकी बन के आई, ठीक है, ये फूड क्या बन के आई, ठीक है, इस तरीके से ये क्या होगा, इसमें फ्यूज होगा और इधर से क्या होगा, बेसिकली पैक्ड होके आएगा। क्या होके आएगा, पैक्ड होके आएगा। तो ये क्या हुआ, ये क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है और क्या हो सकता है, लिपिड हो सकता है। तो प्रोटीन या लिपिड कोई भी हो सकता है, ये दोनों आपके क्या यहाँ पे संश्लेषित हो जाएंगे यानी पैकेज्ड हो जाएंगे। और ये आपके कहाँ पे ये संश्लेषित होकर इसको कोशिका के अंदर भेजना है या बाहर भेजना है, ये सब ये डिसाइड कौन करेगा, आपका गोल्जी उपकरण करेगा। और गोल्जी उपकरण एक और क्या काम करता है, लिपिड कॉपी बनाने का कार्य करता है। तो आपके 2 काम मुख्य मिल गए, काफी अच्छे कार्य भी, आप बहुत अच्छे से नंबर आपके यहाँ पे अगर 3 मार्क्स का रहा तो पूरा का पूरा 3 मार्क्स समझिए। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो मिल जाएगा, नहीं तो 2.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका के कार्य निम्नलिखित है। बेसिकली पूछा क्या है आपका, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका को क्या कार्य है,
यानी आप चिकनी अंतःप्रदवी जालिका के कौन कौन से कार्य है वो बताओ। अगर आप मेरा सारा वीडियो देखते हो ना, तो ये सारा का सारा बहुत अच्छे से आंसर आप दे देते हो इस चैप्टर से रिलेटेड। आपको इसको देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, यानी आंसर का आप सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक है ना उससे बहुत इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो क्या है आपके निम्नलिखित है, कौन कौन से है? यह वसा या लिपिड बनाने में क्या करता है? मदद करता है। बताया गया है पहले ही कि चिकनी जो है वो क्या बनाती है? वसा या लिपिड, क्योंकि ये क्या होते हैं? तेल की तरह होते हैं ना। और चिकनी अंतःप्रदवी जालिका इसलिए क्या आपकी वो ऑयल यानी चिकनी होती है। तो आप ये याद रख सकते हो हमेशा कि चिकनी अंतःप्रदवी जालिका क्या बनाती है? वसा या लिपिड बनाती है। यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा का क्या करती है? निर्विषीकरण करती है। निर्विषीकरण करती है यानी कि इसको डिटॉक्सिफिकेशन बोला जाता है। क्या किया जाता है? डिटॉक्सिफिकेशन। यकृत की कोशिकाओं में आपका जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका रहेगी वो क्या करती है? विष तथा दवा, जो भी आप विष खा रहे हो या दवा खाए हो, ठीक है, यानी कोई टॉक्सिक है हमारे बॉडी के लिए, उसको निर्विषीकरण कर देगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा। आप लोग बहुत वर्ड सुनते होंगे, डिटॉक्सिफिकेशन करवाओ, डिटॉक्स करवाओ अपने बॉडी को। तो सब कार्य कौन करता है आपके अंदर? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, ठीक है। राइबोसोम इसमें क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका में क्या होते हैं? राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। तो ये आपके जो कार्य है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका के, ये आपको पहले तो ये कि वसा एवं लिपिड का निर्माण करता है, यकृत में विष या दवा का निर्विषीकरण करेगा, और इसमें राइबोसोम क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन से किस प्रकार भिन्न है उसके बारे में बताइए। ये आप जब सेल पढ़ते हो तो इसमें एक टॉपिक एक और रह जाता है विभाजन का, कि कोशिका पढ़े तो कोशिका का विभाजन किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो आप कोशिका का जो विभाजन है वहां पे दो तरीके से होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है और एक कैसे होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। इसी के अगर आप इंग्लिश में जानते हो तो क्या बोला जाता है इसको? माइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको? माइटोसिस। और अर्धसूत्री विभाजन को क्या बोला जाता है? मियोसिस। इसके नाम समझिएगा, नाम बहुत सही है आपका, ये इजिली याद रहेगा, ठीक है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे कोशिकाएं एवं वृद्धि होती है, विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी कोशिका जो नॉर्मली जो भी कोशिकाएं हैं, यानी कि मेरे हाथ के, पैर के, शरीर के पूरे, जो वृद्धि के लिए, किसके लिए? वृद्धि हेतु, शरीर के ग्रोथ के लिए जो निर्माण हो रही है, जो विभाजित कर रही है। जैसे देखो ये इस प्रकार से, ठीक है, कोई पार्ट है बॉडी का, उसमें ये सेल है, ठीक है, इतना है, अभी इस साइज का था। अगर इसका अपना साइज बढ़ाना है इस तरीके से तो क्या होगा? इस कोशिका की संख्या बढ़ानी होगी ना, तब ना यहाँ पे ग्रोथ होगा आपका इस तरीके से। तो ये क्यों होता है कोशिका का ग्रोथ? इसलिए यहाँ पे क्या होगा? कोशिका का विभाजन होगा तो ये ग्रोथ हो जाएगा। यानी वह प्रक्रिया, वह कोशिका का वो विभाजन जो कोशिका यानी कि जो जिससे क्या होती है? कोशिकाएं वृद्धि होती, विभाजित होती है, वृद्धि के हेतु यानी वृद्धि करने के लिए, बढ़ने के लिए, तो वो कौन सी होती है आपकी? समसूत्री होती है। सम क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो ये एक सेल है, एक सेल डिवाइड होके कितना सेल बनाया? दो सेल। दो सेल वो भी एकदम इक्वल मात्रा में, यानी कि क्या होता है? इक्वल सेल होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? समसूत्री विभाजन, ठीक है। और सूत्री, सम मतलब तो इक्वल होता है ना, यानी कि बराबर। सूत्री किससे है आपका? गुणसूत्र से। किससे है? गुणसूत्र से। यानी यहाँ पे गुणसूत्र का क्या होगा? बराबर मात्रा में विभाजन होगा, बराबर मात्रा में। यानी आपको मालूम है कि वो हमारे अंदर कितना है? मान लेते हैं कितना? 46 क्रोमोसोम है एक सेल में, तो डिवाइड होके कितना बनेगा? 46 इसमें भी और 46 इसमें भी। ये मत समझना कि आधा हो गया है तो इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी, यानी गुणसूत्र की संख्या है वो भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपका ये पहला पॉइंट है। वही यहाँ पे क्या है आपका? जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों, कहा? प्रजनन अंगों अथवा उत्तकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है। क्या बनाती है? युग्मक। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? गैमेट। क्या बोलते हैं? गैमेट बोलते हैं, ठीक है। बनाई जाती है
जो निषेचन के पश्चात, क्या, निषेचन के पश्चात संतति का क्या करता है, निर्माण करती है। क्या करती है, निर्माण करती है, जिससे क्या बोला जाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसका काफी लंबा चौड़ा आपका डिफिनीशन है। ये क्या बोला है आपका समसूत्री कहाँ के लिए था, जो शरीर में, पूरे के पूरे शरीर में या किसी भी तरीके से जो कोशिकाओं को वृद्धि कराता हो, शरीर का ग्रोथ कराता हो, वहां पे जो विभाजन होता है वो कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और वहां पे कोशिकाएं जो विभाजित होकर जो उसमें गुणसूत्र का विभाजन होता है वो बिल्कुल बराबर तरीके से होता है, इसलिए समसूत्री बोला जाता है। कभी नहीं भूलेगा अगर इस तरीके से आप याद रखते हो तो, ठीक है। सम मतलब बराबर होता है और सूत्री का मतलब गुणसूत्र से लिया गया, यानी यहाँ पे कौन सा चीज बराबर बट रहा है, गुणसूत्र बट रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो गुणसूत्र की संख्या क्या है, बराबर बटी है, इसलिए समसूत्री विभाजन बोला गया है। लेकिन यहाँ पे अर्धसूत्री है। अर्धसूत्री नाम से पता चल गया होगा कि अगर हम समसूत्री समझ गए हैं तो अर्धसूत्री समझ जाएंगे। यानी यहाँ पे जो विभाजन होगा वहां पे जो गुणसूत्र है वो किस में बदल जाएंगे, आधे आधे अमाउंट में बदल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे एक सेल है, ठीक है। अब जो दूसरा आपका कोशिका का विभाजन होकर 2 सेल बना है, तो आपके क्या है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है 46 है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, बोलो 23। और एक बात और, यहाँ पे तो आपके 2 सेल बन रहे हैं ना, यहाँ पे कितने सेल बनते हैं, 4। यहाँ पे कितने सेल की संख्या होती है, 4। और ये सब के सब 23 गुणसूत्र में बदल जाते हैं। यानी यहाँ 46 से क्या हो गई, आधी, क्या हो गई, आधी। यानी जितने भी कोशिकाएं बनेंगी सब में आपकी जो गुणसूत्र है वो कितनी हो गई, आधी। अब ये 4 जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं आपके, युग्मक। क्या बन रहे हैं, युग्मक, यानी कि गैमेट। ये क्या बने हैं, युग्मक बने हैं, गैमेट। अब ये युग्मक बनते क्यों हैं, देख सकते हो, प्रजनन के लिए। जंतुओं एवं पौधों के प्रजनन अंगों में जो प्रजनन अंग है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना, वहीं पे सिर्फ ये बनते हैं आपके, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वहीं पे बनेंगे और शरीर में कहीं पे नहीं बनेगा। जो प्रजनन अंग है या कभी कुछ कोशिकाओं जैसे उत्तक है उसमें कुछ विशेष कार्य हो रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, आपके युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, जो निषेचन के पश्चात, यानी कि ये युग्मक बाद में क्या, एक युग्मक दूसरे युग्मक के साथ मिलके क्या बनाएगा, जाइगोट बना लेगा, 2n बना लेगा। यानी कि ये 23 इधर से मिलके क्या बना लेंगे, आपके 46 वापस से बना लेंगे, ठीक है। इसलिए प्रजनन के लिए क्या है आपका, ये अर्धसूत्री विभाजन होना जरूरी है। बस अभी आप इतना ही जानिए कि अर्धसूत्री क्या होता है आपका। बेसिकली यहाँ पे गुणसूत्री की संख्या आधी हो जाएगी और यहाँ पे जो सेल बनते हैं वो कितने बनते हैं, 4 संख्या में बनते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे। अब जो दूसरा है, प्रत्येक कोशिका विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती है। कितनी, 2। यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, 1 2 समरूप कोशिकाओं में बनती है। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या बन जाते हैं, आपकी 4 नई कोशिकाएं बनती है। कितनी बनती है, 4 नई कोशिकाएं बनती है। अभी जस्ट बताया मैंने, 1 से कितना बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। ये क्या है, तीसरा, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, मातृ कोशिका के समान रहती है। ये मैंने अभी जस्ट बताया था ना, ये देख सकते हो आप लोग कि अगर इसमें 46 है तो ये जो 2 कोशिकाएं बनेगी उसमें भी क्या बनेगी, 46 ही रहेगी। लेकिन इसमें क्या है, नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी। अगर आप ये डिफिनीशन समझते हैं, नाम समझते हैं ना, तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। गुणसूत्र, अर्धसूत्री, समसूत्री बोला गया है। विभाजन ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्र की संख्या बराबर रह जाए उनके संतति में मात्र की कोशिकाएं से, तो क्या हो जाए, वो समकोशिका, यानी कि समसूत्री विभाजन हो जाएगा। वो नए कोशिकाएं जो आपके बेसिकली क्या होता है, मातृ कोशिकाओं से विभाजित होकर 4 सेल में बनेंगे और क्या हो जाएंगे, वहां पे गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है मातृ कोशिकाओं से, तो वो क्या हो जाएगी, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगी, ठीक है। चौथा क्या है, यह जीवों में वृद्धि एवं उत्तकों के मरम्मत में सहायता करती है। ये जीवों में क्या होती है, वृद्धि एवं मरम्मत में, किसमें, मरम्मत में सहायता करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका चौथा पॉइंट, ये प्रजनन, ठीक है, प्रजनन के लिए क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। प्रजनन में सहायक होते हैं, अर्थात क्या बनाते हैं, ये
इससे युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये दोनों समझ गए होंगे। आगे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर उसके क्या बताना है, कार्य बताना है। स्वच्छ नामांकित चित्र, तो स्वच्छ नामांकित चित्र बनाते हैं, देखो आ जाओ। पहले इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। फिर क्या है, आपको पता ना माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर है। पहले तो आप ये कि इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना, ठीक है, कि जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपकी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो दोहरी परत वाली कोशिका है। ठीक है, ये मैंने बना दिया आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से बनाओ, बहुत इजीली माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, बहुत अच्छे से क्या होंगे, आपको नंबर भी दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्या बनाया है, आपको पता है इसका खुद का डीएनए है, खुद का क्या है, राइबोसोम है। अब ये सबका क्या कर दो, नामकरण कर दो। अब ये जो है ना, ये देख लो, इस पे आपकी ऑक्सीजोम पाई जाती है, इस क्रिस्टी पे, इस तरीके से देखो, इस प्रकार से बनाओ, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। इस प्रकार से ये रहते हैं, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये देख सकते हो, ये क्या है, बाह्य झिल्ली है। क्या हो गई ये, बाह्य बाह्य झिल्ली हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, अंतः झिल्ली हो गया। ठीक है, ये आपकी जो मुड़ी हुई संरचना है वो क्या है, आपकी क्रिस्टी, जो अंतः झिल्ली ही बना रही है। ठीक है, क्या है, अंतः झिल्ली ही क्रिस्टी का निर्माण करती है। ये क्या है, राइबोसोम। ये क्या हो गया आपका, डीएनए। ये क्या हो गया, खुद का डीएनए। तो ये आपका स्वच्छ नामांकित चित्र बन के तैयार है। ठीक है, इस प्रकार से बना लेना। इसके कार्य को देखते हैं। ठीक है, क्या है, इसका मुख्य कार्य ऊर्जा निर्माण कर एटीपी, ये मैंने सब बना दिया है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट याद रखना क्योंकि पूछा जाता है, संचित करना है, तथा क्या, क्रेब साइकिल का कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान होता है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं पहले ही। आपको माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी बनता है, इसलिए यही आपका इसका कार्य हो जाएगा। ठीक है, केंद्रक कोशिका का केंद्र क्यों कहलाता है, क्या बोला है, केंद्रक कोशिका का केंद्र क्यों कहलाता है, कोशिका का केंद्र केंद्रक क्यों कहलाता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्यों हम लोग केंद्रक को केंद्रक बोलते हैं, ये है आपका बेसिकली क्वेश्चन। तो क्यों बोलते हैं, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। केंद्र का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली केंद्र का मीनिंग कहीं पे भी है तो कि यह सेंटर है। सेंटर हुआ जहां से सारी चीजें क्या की जाती है, कार्य को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है, यानी केंद्र कहलाता है। कहते हैं ना सेंटर ऑफ दिस वर्क, कहीं भी किसी भी तरीके का हेडक्वार्टर बोला जाता है, तो वो सेंटर होता है, उस सारे कार्य का नियंत्रण करने के लिए होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ ये जो कोशिका है वहां पे जो केंद्रक है वो इसलिए इसको केंद्रक बोला गया है क्योंकि यहीं से सारे कार्य क्या किए जाते हैं, नियंत्रित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, नियंत्रित। तो सबसे मेन वर्ड है क्या है आपका, नियंत्रण। यह कोशिका का केंद्र यानी कि हेड क्वार्टर कहलाता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, कोशिका का हेड क्वार्टर कहलाता है। तो आपको आंसर मिल गया होगा। केंद्रक के कार्य क्या है, आपके कार्य भी पूछा है तो
यह कोशिका के सभी उपापचयी क्रियाओं और कोशिका चक्र का क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसलिए भी है आपके, यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का भी क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, इस तरीके से है ये आपके 2 पॉइंट है कि यह कोशिका के सभी उपापचयी क्रियाओं को क्या करेगा, नियंत्रित, इसलिए यह केंद्रक कहलाता है। और यह एक सूचनाओं को, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो सूचनाएं होती है कि हाँ मेरा बच्चा मेरे जैसा ही दिखेगा, ठीक है, हमारे जो भी पेरेंट्स होते हैं मेरे हम लोग के जैसे ही दिखते हैं, या जो भी बहुत सारे कैरेक्टर गुण मिलते हैं, जैसे पापा लोग बोलते करते हैं उसी तरीके से हम लोग में भी मिलता है। जो भी है आपके पेरेंट्स का लक्षण जो गुण है वो आपके बच्चों में भी नजर आता है। इसी रीजन से, क्योंकि आपके ये केंद्रक ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कंप्लीटली हमने पूरा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज समझा है। ठीक है, अब हम लोग फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है फटाफट, यह सब क्या है बेसिकली, जो पूछा गया है कि सेल शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताओ। सेल मतलब क्या होता है, रिक्त स्थान। सेल का मतलब क्या होता है, आपका क्या होता है, नेटवर्क टाइप। तो आपको पता है कि रॉबर्ट हुक जो थे वो इस तरीके से बताए थे कि कुछ सेल बन रहा है, जाल बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, जाल बन रहा है इस तरीके से। तो ये आपके कौन हो गए, आपकी ये कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। ईयर जुटा रहता है, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे जुड़ा रहता है, गोल्जी उपकरण से, बिल्कुल। कोशिका झिल्ली से, हाँ। केंद्रक झिल्ली से, तो बिल्कुल है, यानी कि क्या हो जाएंगे, सभी के सभी। ये देखो ये कोशिका है, ये हमारा केंद्रक है, उसी से लगा हुआ रहता है ना आपकी। ये यहाँ पे कहाँ तक चला जाता है, आपकी कोशिका झिल्ली तक चला जाता है। कोई कोई कोशिका झिल्ली तक चला जाता है, कोई आपके इधर से क्या होते हैं, आपकी इससे भी कनेक्टेड होते हैं, यानी कि गोल्जी उपकरण से। फिर क्या आपकी केंद्रक झिल्ली से भी कनेक्टेड हुई, कोशिका झिल्ली से भी कनेक्टेड हुई, तो आपके ये पूरा हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, निम्न में से किसका विकास पहले हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्जी उपकरण का, कि केंद्रक का। तो अब बताओ किसका होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स की तरह दर्शाता है। ये मैंने सब समझाया हुआ आपने को, प्रोकैरियोट्स की तरह ये क्या होते हैं, इसलिए सबसे पहले किसका विकास हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया का। प्लास्टिड के प्रकार है कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट, सब है ना आपके, ये सब मैंने बताए हुए हैं। तो आपके क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी। केंद्रक नियंत्रित करता है, केंद्रक किसको नियंत्रित करता है, अभी जस्ट पढ़ा था। कोशिका के विभिन्न कार्यों को, हाँ। केंद्रिका के संश्लेषण को, हाँ। अनुवांशिकता को, तो हाँ बिल्कुल, यानी कि क्या हो जाएंगे पूरे। स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है, जो स्तनपायी जंतु है, यानी कि जो मैमल्स हैं, ठीक है, वो आपके उसमें कौन सी अवस्था में, क्योंकि जो लाल रक्त कोशिका है ना, आपको बताया गया है कि उसमें क्या होते हैं आपके, उसमें जो सेल्स यानी कि जो केंद्रक है उसमें नहीं पाए जाते हैं मैच्योर होने के बाद, यानी जब इस शेप में आ जाता है आपका, इस शेप में। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपके, इसके अंदर की जो केंद्रक है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाती है, अनुपस्थित हो जाती है। यानी ये क्या हुआ, मैच्योर अवस्था हुआ, ये मैच्योर, यानी कि कब, संश्लेषण के समय नहीं, परिपक्व के समय हाँ, मरने के समय तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि परिपक्व में ही नहीं है। तो आपके क्या हो जाएंगे, आंसर बी हो जाएंगे। ठीक है, कोशिकाओं की सूक्ष्म है यहाँ पे। ठीक है, संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है, कोशिकाओं की जो सूक्ष्म संरचना है वो किसके द्वारा, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखी जाएगी। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये सिंपल क्वेश्चन है, किसने किया था। ठीक है, किसने, रॉबर्ट हुक ने नहीं, ल्यूवेनहॉक ने नहीं, जैनसन ने नहीं, किसने, स्वीडन एवं स्वान ने किया है। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित रहता है, अभी जस्ट पढ़ा है ना, प्रोटीन निर्माण, अधीर रूपांतरण, वसा का निर्माण, बिल्कुल, अंतःकोशिकीय परिवहन, बिल्कुल, यानी इनमें से सभी कार्य किसके हो जाएंगे, अंतःप्रद्रवी जालिका के। समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में क्या होता है, ये देखो आपको पता है ना कि समुद्र का जल क्या होता है, बहुत ही खारा होता है। तो इसके अंदर जो भी जीव रहेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, हाइपरटोनिक। वो क्या होता है, जंतुओं की तुलना में क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। इसलिए क्या होता है, थोड़े वो जो जल है वो उसके अंदर से वो क्या होते हैं, श्रिंक होते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, वो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिक्त स्थान है में, यहाँ पर वसा का संश्लेषण कहाँ होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है
कि वसा का संश्लेषण कहाँ होता है, बेसिकली संश्लेषण होता है कहाँ, ईआर में, एसीआर में, आपको सब पढ़ाया हुआ ना। ईआर में अगर देखो, अब एसीआर आरईआर नहीं एग्जांपल दिया रहता तो डायरेक्ट ईआर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन है दिए हुए, तो क्या हो जाएंगे स्मूथ, यानी कि बी वाले आंसर। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? पता है, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिकीय द्रव्य पाया जाने वाला अंगक पाचक रसायन। पाचक रसायन सिर्फ एक ही में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा नहीं, किसमें होगा? लाइसोसोम में होगा, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी बोला गया है। ठीक है, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? बोलो। कोशिका भित्ति, सबको मालूम है ना, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? कोशिका भित्ति। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या हो गया आपके पादप और जंतु कोशिका में? पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी या श्वसन संबंधी? मुख्य अंतर पादप और जंतु कोशिका क्या है? अभी जस्ट मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था तो बताया था आप लोगों को, क्या है? पोषण संबंधित, यानी क्या, पादप आपके क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, लेकिन जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके? परपोषी। तो ये मुख्य अंतर हो गया ना सबसे ज्यादा। गति और वृद्धि संबंधी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों वृद्धि करते हैं, सब में गति होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन है आपकी? तंत्रिका कोशिका, ये बताया हुआ है। ठीक है, कौन सी है आपकी? तंत्रिका कोशिका। लाल रक्त कोशिका नहीं है, रक्त श्वेत रक्त भी नहीं होती, सभी तो नहीं होंगे, कौन होंगे आपके? तो याद रखिएगा हमेशा, सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। निम्न में से कौन शेष 3 से मेल नहीं खाता है? आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन है जो बाकी 3 में से, 4 ऑप्शन में से ऐसा एक कौन सा अलग है जो बाकी तीनों से नहीं मिल रहा है? ईआर, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, लाइसोसोम। बताओ। ये ऐसा इसलिए दिया गया है कि आप ये कैसे छाटोगे ये आंसर को, कि कौन सा ऐसा है जो सारे के कार्य एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है। क्या है? इंटरकनेक्टेड है। तो आपको बताया गया है, ये देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक, केंद्रक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये, ठीक है, ये सब इसके कार्य होते हैं। यहाँ से क्या बनते हैं आपके? ये गोल्जी बॉडी बनते हैं। ठीक है, और ये गोल्जी बॉडी से क्या बनता है हमारा? लाइसोसोम बनता है। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हुए ना, ये 1, 2 और ये 3। लेकिन प्लास्टिड क्या हो गया? पूरा का पूरा तो अलग हो गया। ये क्या करता है? ये तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है ना। ठीक है, इस तरीके से, तो यानी ये क्या हो जाएगा? सी एकदम अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? कौन सा? अति पारगम्यता, अपारगम्यता, चयनित या अर्ध पारगम्यता, या कभी पूर्ण पारगम्यता तो कभी अपारगम्यता? आंसर चयनित पारगम्यता। ठीक है, यानी चयनित या अर्ध पारगम्यता, ये आपको बताया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी रचना बना लेती है? अभी जस्ट मैंने ये इमेज बनाया था, ये बाह्य झिल्ली है, अंतर झिल्ली देखो मुड़ के ये संरचना बनाती है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इनमें से कौन सा आत्महत्या की थैली कहलाता है? अभी जस्ट मैंने बताया था लाइसोसोम। ठीक है, इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? किसमें पाया जाता है डीएनए? केंद्रक में तो गुणसूत्र पाया जाते ही है ना, ये तो पता ही है हम लोग केंद्रक किस तरीके से बनाते हैं, डबल लेयर वाला। ठीक है, इसमें हम हमेशा बार बार इस तरीके से गुणसूत्र बना रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी अभी जस्ट मैंने इमेज बनाया था तो बताया था। क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, यानी कि क्या होंगे? इनमें से सभी में होंगे। ठीक है, इनमें से किसमें गुणसूत्रों का निर्माण होता है? किसमें गुणसूत्र का निर्माण होता है? सॉरी, किससे? ठीक है, इनमें से किससे गुणसूत्र का निर्माण होता है, यानी क्रोमोसोम? डीएनए से, आरएनए से, प्रोटीन से, या डीएनए एवं प्रोटीन से? बोलो। जब गुणसूत्र पढ़ाएगा तो बताया गया आपके डीएनए एवं प्रोटीन से क्या बनते हैं? आपकी गुणसूत्र बनती है। क्या बनती है? गुणसूत्र। ठीक है, किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई थी? कोशिका झिल्ली की, डीएनए की, केंद्रक झिल्ली की, आरएनए की? बताओ। आपको पता है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिसमें कोशिका झिल्ली यानी केंद्रक झिल्ली नहीं बनी हुई होती है। ठीक है, और यूकैरियोट्स वो होते हैं जो बाद वाले होते हैं, आपके बाद में आए हैं वो जीव, और उसमें क्या होते हैं आपकी? ये बेसिकली केंद्रक झिल्ली बनी हुई होती है। तो बाद में कौन होगी? केंद्रक झिल्ली होगी ना। फिर क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है? ठीक है, केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? आपको पता है उसमें बहुत सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते, बहुत कम,
सिर्फ एक तो गुणसूत्र पाए जाएंगे और आपके क्या पाए जाएंगे, ये आपकी बहुत ही कम तरीके से क्या होते हैं, राइबोसोम पाया जाता है। बाकी सेंट्रोसोम नहीं, केंद्रक नहीं, लाइसोसोम नहीं, तो कौन होगा आंसर, बी। इनमें से किसे ऊर्जा का निर्माण का केंद्र बोला गया है, आपको बताया है, केंद्रक होगा नहीं, हरित लवक नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया हाँ, ठीक है। इनमें से कौन प्रोटीन का निर्माण का केंद्र है, अभी जस्ट पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऊर्जा बनता है ना, राइबोसोम, बोलो बोलो राइबोसोम, यस राइबोसोम ही होगा, ठीक है। ये आपके सीक्वेंस थोड़े ऊपर हो गए हैं। क्लोरोप्लास्ट में तो खाना बनता है, लाइसोसोम से तो आपकी बेसिकली खाना पचता है, ठीक है। बहुकोशिकीय नहीं है, इनमें से बहुकोशिकीय कौन सा नहीं है, अमीबा, ये पता है, इतना फेमस है आपका, इस तरीके से हम लोग बना देते हैं इसको, यानी एक कोशिकीय यही है। तो पूछा क्या नहीं है, नहीं है तो यही होगा ना आंसर, क्योंकि ये एक कोशिकीय है। कैसा है ये, एक कोशिकीय है। काला ज्वर परजीवी ये बहुकोशिकीय होता है, मलेरिया परजीवी भी बहुकोशिकीय होता है, इनमें से सभी नहीं, कौन आपका ये निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, लाइसोसोम अभी जस्ट पढ़ा था, ठीक है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, परासरण, विसरण, संकुचन या वाष्पोत्सर्जन, क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान, क्या होगा, गैस वाले क्या होते हैं जनरली आपके, लेकिन क्या होंगे आपके कोशिका झिल्ली से ही होंगे ना, तो कौन सा होगा प्रक्रिया, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है आपके, बोलो, विसरण के द्वारा, ठीक है। जब किसी जीवित कोशिका को अति, क्योंकि परासरण देखो, अगर आप थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो समझो, अगर देखो परासरण रहता तो परासरण में सिर्फ लिखा गया कि जल यानी विलायक का मूवमेंट होता है, तभी वो परासरण कहलाएगा, लेकिन यहाँ गैस बोल रहा है ना, तो गैस के कारण आपके परासरण छट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, विसरण, ठीक है। जब किसी जीवित कोशिका को अति परासरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, जीवित कोशिका को, यहाँ पे देखो अति परासरी विलयन यानी हाई कंसंट्रेशन है, ये जीवित कोशिका डाला गया, आपको पता है इधर उच्च सांद्रता है, इधर क्या है, निम्न है, तो पानी कहाँ होगा, अति परासरणी विलयन है, यानी बाहर आपका ये कंसंट्रेटेड तो है, लेकिन जल के मामले में नहीं है, जल के मामले में कौन है आपका, ये हाई कंसंट्रेटेड है, और ये क्या हो गया आपका निम्न कंसंट्रेटेड है, ठीक है। यानी हाई से क्या जाएगा, लो के तरफ, यानी इसका पानी बाहर चलाएगा, और ये क्या होगी कोशिका आपकी बेसिकली इस तरीके से सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो सिकुड़ जाएगी यानी संकुचित हो जाएगी, तो क्या हुआ, कोशिका फूल जाएगी, नहीं, पानी तो बाहर आ जाएगा ना, तो कोशिका क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, जैसे कि तैसे तो नहीं ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि अति परासरणी विलयन में डाला गया है। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा किया जाता है, ये देखो, ये मूल है, इसका जल का अवशोषण हो रहा है, जल है, क्या है यहाँ पे, जल। अब आप इसको परासरण बोल सकते हो, विसरण नहीं बोलना है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन होके सेल में जाता है ना, सेल में जाता है, यानी कोशिका झिल्ली यहाँ पे इवॉल्व है, कोशिका झिल्ली जहाँ पे इन्वॉल्व होती है उसको क्या बोलते हैं, परासरण, और यहाँ पे है क्या, विलयन, विलायक है, ठीक है, इसलिए आपके वो हो जाएंगे। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या बोलते हैं, ये है कोशिका केंद्रक, अनियमित जाल, ये देखो बार बार हम कितने बार बनाए इसको, आप लोग भी याद हो गया होगा सबको, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो ये क्या है आपका, गोल्जी उपकरण, लवक, ग्राना या अंतिप्रलवी जालिका, ठीक है। रंगीन प्लास्टिक किसको बोलते हैं, मैंने बोला था रंगीन मतलब कलर, ठीक है, रंगीन मतलब कलर यानी कि क्रोमा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं, कोशिका रस, मैट्रिक, केंद्रक द्रव्य, ये केंद्रक में पाए जाते हैं ना, तो क्या होंगे, केंद्रक द्रव्य हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है, ये आपका प्लांट सेल, इसमें आपकी इतनी बड़ी रसधानी, ये आपका एनिमल सेल, इसमें इतना छोटा रसधानी, तो आपको बताओ किसमें बड़ी है आपकी, ऑफकोर्स ये जंतु कोशिका में नहीं, पादप कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है, ठीक है। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है, कोशिका झिल्ली से, गोल्जी उपकरण से, केंद्रक से या माइटोकॉन्ड्रिया से, कोशिका की वृद्धि,
वृद्धि विकास तो सब कौन डिपेंड करेगा, केंद्रक से डिपेंड करेगा ना, जो कि गोल्जी कोशिका झिल्ली पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोशिका भित्ति होती है अर्ध पारगम्य, पारगम्य, चयनात्मक, पारगम्य, इनमें से कोई नहीं, बताओ। पारगम्य होती है क्योंकि ये सबको आने जाने देती है। ये आपका कोशिका झिल्ली, ये आपकी कोशिका भित्ति, सबको बोलता है। आ जाओ, क्या है आपका ये अर्ध, यानी पूरा का पूरा पारगम्य है ये। ठीक है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होता है, संपादित नहीं होता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, बताओ। राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। तो क्या नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं। इस क्लास में स्टार्ट हुआ तब से वही चल रहा है, क्या होगा, प्रोकैरियोट्स। अगुणित जीव नहीं, यूकैरियोट्स नहीं, द्विगुणित जीव नहीं, क्या होंगे आपके, प्रोकैरियोट्स। वैसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस वाले में मैंने समझो तो पूरा का पूरा क्लास ही हो गया आपका। ठीक है, रिवीजन हो गया होगा पूरा, सारे के सारे क्वेश्चंस का भी, सारे प्रैक्टिस भी हो गया, अब हमको पूरा का पूरा क्लास भी रिवीजन हो गया। तो बहुत ही अच्छा सीरीज रहा है ये, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स के नेक्स्ट आपके जो भी बढ़ाएंगे उसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे। और मेरा जो वीडियो रहता है ना आपके थ्योरी का, ठीक है, उसमें भी हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन डाले हुए रहते हैं, ताकि जो पढ़ा उसी समय सारे समझ में आते चले जाए। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से दिक्कत हो। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।